क्योंकि मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि आप, जैसे मैडम ने अभी हमको बहुत सारा टिप्स दिए हैं कि आप फ्लोर पे पेशेंट को काउंसलिंग कैसे करेंगे। पेशेंट सुन नहीं रहा है, जैसे एग्जाम्पल हुआ कि पेशेंट बाहर जाके डायलिसिस के बाद समोसा खा रहा है। हमारे पास एक ऐसा पेशेंट था, डायलिसिस खत्म होते ही वो सामने गुजरात पॉइंट में जाके समोसा खाता था। तो ऐसे पेशेंट को हम हैंडल कैसे करें। तो पहले तो ये थियोरीज है। सबसे पहले थियोरी निकली थी ब्रेनर की, जो प्रोटीन की हम बातें इतनी देर कर रहे थे। तो ब्रेनर ने ये प्रोटीन का थियोरी निकाला था कि ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होता है अगर हमने प्रोटीन ज़्यादा खाया तो, और हाइपर फिल्ट्रेशन होने की वजह से किडनी डैमेज होती है। एकदम संक्षिप्त में बता रही हूँ, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पेपर लिखा है, तो मैं इतने ही शब्दों में आपको बता रही हूँ। वहाँ से शुरू हुआ है कि प्रोटीन कम खाना चाहिए। ओके, बट एज मैडम ने राइटली कहा कि इंडियन डाइट में तो प्रोटीन है ही नहीं। एक कटोरी दाल कैसे तो भी मुश्किल से होती है, उसमें भी तुम उसको बोलोगे मत खाओ, है कि नहीं? क्यों सुबह? तो फिर बाद में एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था डाइटिशियंस का, जिसको MDRD स्टडी बोलते हैं। और आप अगर इस नाम को सुना होगा आपने कि हम जो EGFR मेजर करते हैं, ये इन्हीं के स्टडी में से जो तकनीक यूज़ की थी उसी में से निकला है MDRD फॉर्मूला से EGFR मेजर करना। ओके, तो ये स्टडी में निकला क्या था? एक तो 840 पेशेंट का स्टडी हुआ था जो डायलिसिस पे है और पहले भी है, बिफोर डायलिसिस एंड आफ्टर डायलिसिस। और इन्होंने पाया था कि जो पेशेंट्स को अर्ली प्री डायलिसिस स्टेजेस में अगर हम थोड़ा सा कम करते हैं प्रोटीन को, तो उनकी किडनी थोड़ी सी बच जाती है, उन पे थोड़ा सा बेनिफिट होता है। और जो 2 साल में शायद किडनी खराब होने वाली थी, वो और 3 या 4 साल तक हम ढकल सकते हैं, यानी प्रोग्रेस ऑफ द रीनल डिजीज इज रिटार्डेड। बट एक बार पेशेंट डायलिसिस पे आ गया तो आप उसका प्रोटीन कम करके कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, जो इरिवर्सिबल डैमेज है। तो जब हम पेशेंट हमारे पास आता है पहली बार, तो ये पेशेंट परसेप्शन लेके आता है या अपने कुछ विचार खुद उनके दिमाग में आते हैं। और सबसे पहला है उसका एटीट्यूड एंड बिलीफ। वो ये सोचता है यार मेरे को किडनी की बीमारी हो गई, अब मैं कैसा जीऊँगा, और ऊपर से बोलते खाओ मत, और भी कैसे जीऊँगा। मुझे याद है एक ओल्ड लेडी थी हमारे वार्ड में, मैं राउंड ले रही थी, उसने मुझे पकड़ा, क्या हुआ? मैंने बोला तू मला सांग की तू खिचडी करशील बिना तुपाचं, बिना मिठाचं, बिना लोणच्याचं, बिना पापडचं, मी खाऊ कशी? हाउ डू आई ईट दैट? एंड शी इज राइट, हाउ विल दैट पेशेंट ईट दैट फूड? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको उसको मॉडिफाई करना ही होगा, कुछ लीवे देना ही होगा। दूसरा, उनके काउंसलिंग के बारे में विचार रहते हैं कि क्या ये डाइटिशियन मेरे पास एक्सेप्ट करेगी कि मुझे चिकन बहुत पसंद है, या एक्सेप्ट करेगी कि मेरे अभी श्रावण मास शुरू है तो मैं बिल्कुल अंडा नहीं हाथ लगाऊंगा या नॉनवेज नहीं हाथ लगाऊंगा, या फिर कंटिन्यूस मैं अभी उपवास करने वाला हूँ। डायलिसिस पेशेंट्स भी तो उपवास करते हैं, जैसे रमज़ान महीने में भी है। मेरा एक उस पर इंफोग्राफिक्स भी है कि रमज़ान वाले दिन पेशेंट कैसे करेंगे। डायलिसिस पेशेंट क्या वो रमज़ान कर सकते हैं, क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? डिफ़िकल्ट है ना। या फिर उनको ये भी लगता होगा कि हाँ ये पेशेंट, ये जो डाइटिशियन है ये बहुत ही कड़क डाइटिशियन है, कुछ भी नहीं अलाउ करती है। ओके, और उनके खुद के बारे में भी तो इमेजेस रहते हैं कि मैं मोटा आदमी हूँ, अब मैं दुबला पतला हो गया हूँ, या फिर मैं बहुत सुंदर थी दिखने में। एक लेडी थी हमारे पास, वो बहुत गोल्ड ज्वेलरी पहन के आती थी, और हम सोचते थे चंद्रपुर से, और हम सोचते थे कि वो क्यों ऐसा ड्रेस होके आती है। फिर धीरे से उसके रिलेटिव्स ने हमको बताया कि इसके सेल्फ इमेज एकदम ज़ीरो हो गई है। ये सोचती थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे कितने लंबे बाल हैं, मैं कितनी ब्यूटीफुल दिखती हूँ। अब उसके पूरे स्किन खराब हो गई, बाल झड़ने लगे हैं, उसको अभी सूजन आई है चेहरे पे, फेस पे, पैरों पे, तो उसका पूरा सेल्फ इमेज ज़ीरो हो गया है। तो ये इसलिए वो कॉम्पेंसेट करने के लिए बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आती है, इतना बड़े 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 साड़ीज एक्सपेंसिव और ये सब। तो 3 तरीके से हम पेशेंट्स को सिखा सकते हैं। ओके, पहला होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। मतलब क्या कि आप जैसे वो कुछ अच्छा करता है, लाइक उसने सपोज बिटवीन 2 डायलिसिस बराबर 2 किलो ही वजन बढ़ने दिया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, 3 किलो 4 किलो नहीं बढ़ने दिया, तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो। आप बोलो अरे वाह वेरी गुड। जैसे हमारी अभी ग्रैंड डॉटर है, वो जस्ट सीख रही है तालियां बजाना, तो वो कुछ भी अच्छा करती है, सपोज वो प्लेट में का खाना फिनिश करती है तो सब लोग गुड जॉब बोलते हैं तो तालियां बजाती है। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, उसको मालूम है थाली में जो भी परोसा है वो कम्प्लीटली मैं फिनिश करूंगी तो मुझे ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलने वाला है। वही अगले तरीके से है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
यानी वो वजन बढ़ा के आएगा तो आप उसको काउंसलिंग तो करोगे, लेकिन उसको कुछ तो आपको उसको हर्ट करना होगा छोटे से तरीके से। उसको बोलना कि मैं इतना ही यूएफ सेट करूँगी, मैं इससे ज़्यादा 2 लीटर से ज़्यादा यूएफ नहीं सेट करूँगी, 4 लीटर नहीं सेट करूँगी। क्यों? तुमको क्रैम्प्स आएंगे, तुम्हारा बीपी ड्रॉप होगा। ठीक है, ऑफकोर्स आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके ही ये सब करना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि डेंजरस कुछ तो हो जाए और वो उल्टा आप पे केस करे। बट ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इमिटेशन। आप ग्रुप एक्टिविटीज़ रखो पेशेंट्स के, और जो अच्छा प्रोटीन की चीज़ें बना रहे हैं उनकी तारीफ करो। उनको बोला चलो ना हमको सिखाओ सबको, आपने ये पनीर पकोड़े कैसे बनाए, एयर फ्रायर में कैसे बनाए, कम तेल कम नमक, पनीर भी है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन हैव ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर यू डू इमिटेशन। और तीसरा मेथोडोलॉजी है मॉडलिंग। देख देख के, जैसे बच्चा देखता है कि ये पिताजी ये फोटोग्राफ में दिया है कि पिताजी भी लॉन मो कर रहे हैं, तो मतलब खुद ही गार्डनिंग कर रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ, अच्छी एक्टिविटी है। इस तरीके से आप पेशेंट्स को बता सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, एक कुछ तो ट्रिगर होता है जिसकी वजह से बिहेवियर होता है और उसके वजह से कुछ परिणाम होते हैं। जैसे ट्रिगर हुआ कि हमारा डायलिसिस शुरू हुआ और हम जैसे ही दूर से भंडारा से आते हैं बस में बैठ के डायलिसिस यूनिट में पहुंचे हैं, पर अब 1.5-2 घंटा हमने सफ़र किया, हम थक गए हैं, तो पहले पेशेंट आके इमीडिएटली यूनिट में नहीं घुसता, बाहर थोड़ी देर बैठता है, सांस लेता है, शायद उसको भूख लगी है, सुबह 6 बजे से निकला है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, राइट। तो ये हो गया उसका एंटीसीडेंट या ट्रिगर। उसके बाद में वो जाएगा आपके डायलिसिस यूनिट में। तो हो सकता है कि ये जो उसका प्रवास है, इट इज़ अ ट्रिगर फॉर हिम ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड। दूसरा ये भी है कि ये सोच रहा है कि अभी तो मैं डायलिसिस पे जाऊँगा, वहाँ पे तो फ्लूइड निकालेंगे, चलो मैं अभी गड़ागड़ पानी पी लेता हूँ। सो दिस इज एंटीसीडेंट या ट्रिगर। उसके बाद में उसका बिहेवियर और उसका कॉन्सिक्वेंस हमने अभी सुना कि दैट ऑल दैट इज नॉट इमीडिएटली रिट्रीवेबल। आप इमीडिएटली उसका पानी नहीं निकाल सकते हो, वो कहीं ना कहीं जमा रहने वाला है। तो आपको उसके साथ बातों बातों में ये तय करना है कि इसका क्या ट्रिगर है। ऐसा होता है कि घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या टेंशन है इंश्योरेंस को लेके या फिर पैसों को लेके, तो फिर वो जब भी टेंशन में जो जाके बाहर स्मोकिंग करके आता है, दैट इज अ ट्रिगर, एंटीसीडेंट थिंग, बिहेवियर स्मोकिंग, कॉन्सिक्वेंस उसके हार्ट की धमनियाँ वीक होते जाती हैं। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये 3 तरीके हैं। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव थेरेपी और डिसइनहिबिशन। तो क्या होते हैं ये? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकस करता है सोच पे, और सोचने के बाद उस आदमी के बिहेवियर पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं पानी पे कंट्रोल करना चाहिए, मैंने ये हमको डाइटिशियन ने बताया है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी बताया है, टेक्नीशियन ने भी बताया है। ओके, बट मैं कहीं बाहर गया था पिकनिक पे, परिवार के साथ में हम लोग माहौर जाके आए देवी दर्शन करने। ओके, फिर मैंने रास्ते में बहुत सारा पानी पिया, राइट। तो यहाँ मेरा आज तो 2 लीटर्स का जो कोटा था या 1 लीटर का कोटा था, मैंने 2 लीटर पी लिया। अभी मैं बेकार, मेरे से कुछ होता नहीं है। दूसरे दिन भी वैसे ही, तीसरे दिन ये आदमी सोचने लगता है कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल अभी जाने दो, मैं तो मरने ही वाला हूँ। सो दैट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सेज कि ये पहचानो कि ये इस तरीके से सोच रहा है कि अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, और उसको अलग तरीके से सोचने के लिए ट्रेनिंग दो। सिमिलरली रैशनल इमोटिव थेरेपी, इरैशनल थॉट्स है। काली बिल्ली ने क्रॉस किया, मैं आगे गया इंटरव्यू के लिए, बारिश आई और मेरा इंटरव्यू फेल हो गया। काली बिल्ली आई इसलिए फेल नहीं हुआ इंटरव्यू। गूगल ने पहले ही बताया था बारिश होने वाली है, यू ऑलरेडी न्यू दैट इट वाज गोइंग टू रेन। तुमने तैयारी नहीं की, तुमने छाता नहीं लिया, तुमने कपड़े एक्स्ट्रा नहीं लिए कि बारिश में मैं भीग जाऊंगा तो इंटरव्यू के लिए खराब कपड़े दिखेंगे। दैट इज व्हाई यू फेल्ड द इंटरव्यू। इट्स नॉट द इरैशनल थॉट कि बिल्ली आई थी। ओके, सेम वे यू हैव इरैशनल थॉट्स अबाउट फूड। पेशेंट बोलेगा मैं इतना मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे को किडनी की बीमारी कैसे हुई? क्या उसका और इसका लेना देना है? इरैशनल थॉट है ना। सो यू हैव टू थिंक अबाउट फूड चॉइसेस ऑल्सो एंड दे मेक, कि जैसे उन्होंने बोला कि अभी सीजनल फ्रूट है, अभी मेरे को जिंदगी में कभी खाने को नहीं मिलेगा मैंगो, मैं रोज खाने वाला हूँ, इरैशनल थॉट। और डिसइनहिबिशन, डिसइनहिबिशन में जैसे मैडम ने बोला बहुत कड़क रिस्ट्रिक्शन हम अगर करेंगे तो पेशेंट बोलेगा जाओ ना यार, छोड़ो ना, मैं अभी जाके समोसा खा रहा हूँ।
तुमको जो करना है करो, तुमको काउंसलिंग करना है करो, मेरे को फॉलो नहीं करना है। मैं पोटेशियम खाऊंगा, मेरा हार्ट वीक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अच्छा है डायलिसिस खत्म हो जाएगा। डू दे थिंक दिस वे? यस, दैट इज डिसइनहिबिशन। ठीक है, और आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? ताकि आप इसको पहचानो और फिर आप उस पर कुछ एक्शन ले सको। आपने अगर इतना भी पहचान लिया कि ये इरेशनल थॉट है इसके दिमाग में, कि इसके दिमाग में ये बिहेवियर या इमोशन से रिलेटेड थॉट्स है, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को अलर्ट कर सकते हो, या आपके पास अगर साइकोलॉजिस्ट है तो साइकोलॉजिस्ट को अलर्ट कर सकते हो कि मैडम इनसे प्लीज़ बात करिए कि इसलिए इनका वजन बढ़ रहा है हर टाइम, इसलिए इनका ड्राई वेट अचीव नहीं हो रहा है, इसलिए इनका बीपी बढ़ा हुआ है। ओके, या तो हम पर्सन पे फोकस कर सकते हैं, या एज शी सेड फैमिली पे। अगर मुझे किडनी डिजीज़ है और मेरे फैमिली में 2 और जन हैं, और वो फैमिली में जो 2 और जन है, एक को डायबिटीज़ है, एक को हार्ट डिजीज़ है, अब सबके लिए नमक बंद, सबके लिए शक्कर बंद, सबके लिए तेल बंद, तो खाएंगे क्या 3 लोग? सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस एंड अकॉर्डिंगली गिविंग देम टिप्स। और सेल्फ मैनेजमेंट अप्रोच ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर पेशेंट खुद ही मैनेज कर पाए कि मुझे ये चॉइस करना है, जैसे अभी हमने समोसा बाहर दिया और एक पर्सन ने यहाँ पे मना किया, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उसने सेल्फ मैनेजमेंट किया कि नहीं मुझे ये बीमारी है, मैं ये नहीं खा सकता हूँ समोसा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक यू शुड क्लैप फॉर इट। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक विच यू मस्ट एनकरेज पेशेंट्स टू हैव। तो फिर आप काउंसलिंग स्किल्स में स्टेजेस ऑफ चेंज रहते हैं। मैंने इसलिए डिटेल में यहाँ ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मुझे जस्ट तुमको अंतर्गत करना था कि ये सारी चीज़ें हैं, अपने दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा काउंसलिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैम ने कहा, आप ही 4 घंटे पेशेंट के आजू बाजू, हफ्ते में 3 बार 4 घंटे यानी 12 घंटे आप स्पेंड कर रहे हो पेशेंट के साथ, और नेफ्रोलॉजिस्ट महीने में 1 बार 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तो आप सोचिए कि कौन कितने पानी में। ओके, फिर आपको असेस करना है कि ये तैयार है क्या चेंज के लिए। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ चेंज, फ्रॉम प्री कॉन्टेम्पलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, यानी ये सोचने लगता है कि हाँ यार कुछ तो मेरा हर टाइम वजन बढ़ रहा है, मैंने कुछ तो करना चाहिए। फिर वो एक्चुअली करने की सोचता है, तब आपसे वो सलाह लेता है कितना पानी पीऊँ, कैसे कम करूँ, व्हाट शुड आई डू। ओके, फिर उसके एक्शंस होते हैं और फिर बाद में वो मेंटेनेंस पे जाता है। पर ये हर स्टेज में कहीं ना कहीं स्टेज छूट सकती है, या तो वो कॉन्टेम्पलेशन ही करेगा और फिर आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, या तो वो आएगा और सुन लेगा कि पानी कैसे कंट्रोल करना, पर वो करेगा नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा। या तो वो एक्शन भी लेगा लेकिन जैसे मैंने बोला कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलेगा नहीं मुझसे नहीं होता है, जाने दो ना, छोड़ दो, मैं नहीं पानी पीने का कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर ही गोज बैक, मेंटेनेंस नहीं होता। ये पाया गया है कि जितनी बार हम इंटरवेंशन करेंगे उतना बेटर उनका कंप्लायंस होगा, यानी जितने बार डाइटिशियन उनसे बात करेगी उतनी बार ही वो और ज़्यादा स्टिक करेंगे डाइट प्लान में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग, ये भी पाया गया है कि जितनी बार फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं डाइटिशियन के द्वारा उतना और कंप्लायंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो रीइंफोर्स करते हैं कि आपने सही प्रोटीन खाया, आपने पोटेशियम खाया, क्या खाया, लाइक मैम से फूड फ्रीक्वेंसी रिकॉल्स या फिर डाइटरी रिकॉल्स, या अलग अलग तरीके से वो असेसमेंट करते हैं। ये भी पाया गया है कि अगर स्पेसिफिक इलनेस के लिए सोशल सपोर्ट दिया जाए, सोशल सपोर्ट से मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे हम शादी में जाते हैं, ओके, या फिर कोई तो भागवत सकता है या कोई अपने को बुलाता है और वहाँ बोलते प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, बट प्रसाद इज लोडेड विद शुगर, लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड लोडेड विद घी, एंड आर यू श्योर यू वांट टू ईट दैट प्रसाद? सो व्हाई डोंट यू से वो पूरा लड्डू मैं नहीं लूँगा, एक पिंच लूँगा, यानी तुम्हारा भी मन रखा मैंने और मेरा भी हेल्थ इशू रखा मैंने। सो इस तरीके से, पर सामने वाले ने इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, ये तो भगवान का प्रसाद है, तुमको खाना ही है। अगर ऐसा इंसिस्टेंस हुआ तो यू फॉर्मली से नो, आई एम नॉट अलाउड विद दिस, आई एम सॉरी, मैंने आपका मान रखा, आई हैव टेकन अ पिंच, दैट्स इट। सो ये सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है कि आप घर से ही खाना खा के जाओ, वहाँ खाना ही नहीं, सो वॉट एवर दे आर परोसिंग, बैंगन की सब्जी है मस्त तेल लगा के, यू डोंट ईट दैट, ठीक है। You can provide recipes, samples, products of proteins. ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आएंगी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। अब 3 ही प्रकार की स्ट्रैटेजीज है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज होगा, दूसरा लैक ऑफ प्लानिंग होगा,
और तीसरा लैक ऑफ कमिटमेंट होगा। इनअप्रोप्रिएट डायलिसिस ईटिंग बिहेवियर्स क्यों होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्री डायलिसिस जो पेशेंट है वो 3 महीने में एक बार ही आएंगे यूनिट में, करेक्ट? तो 1 से 3 मंथ्स वो पहले आएगा, मिलेगा, पूरा डाइट प्लान लिख के लेगा और चले जाएगा। 1 हफ्ता 15 दिन मैक्स वो फॉलो करने वाला है, उसके बाद गायब। उसके बाद 3 महीने बाद जब वो आएगा ना, जैसे मेरी मदर है उसको डायबिटीज़ है, तो 3 मंथ्स में एक बार वो जाती है डायबिटोलॉजिस्ट के पास, तब उसको शुगर्स करके जाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, शुगर का टेस्ट होने से 1 हफ्ता पहले सब बंद कर दिए फिर उसके बाद में वो सैंपल बराबर आता है, बोलती अश्विनी मेरे रिपोर्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड लेकिन HbA1c कितना आया? वो भी 7 आया, वेरी गुड तो पूरा उसने वर्कआउट किया है कि वो कैसे चकमा दे अपने डायबिटोलॉजिस्ट को, राइट? बाकी दिन वो पूरा जो चाहिए वो खाते रहती, पूरण पोई से लेके सब। So it is difficult for pre-dialysis patients who comes once in 3 months to adhere to the diet plan. Also, pre-dialysis में हम बोलते हैं प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करो किसी तरीके से भी, लेकिन सडनली हम डायलिसिस पे जब आते हैं तब उसको बोलते हैं अभी प्रोटीन खाओ, अभी वो पतली दाल नहीं, अभी तुम गाढ़ी दाल खाओ, अभी वो नहीं ये खाओ, अभी पनीर अलाउड नहीं था, अभी एकदम से अलाउड है। तो वो चकरा जाते हैं, उनको वो अडेप्ट करने में तकलीफ होती है। फैमिली डायनामिक्स मैंने जैसे बताया, 3 अलग अलग पेशेंट है, क्या बनाएगा आदमी? सोशल प्रेशर्स वो भी मैंने बताया आपको, और फूड्स विथ लो प्रोटीन विच हैव लो फॉस्फोरस, दे आर वेरी बैड टू टेस्ट, उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, तो फिर उसको टेस्टी कैसे बनाया जाए? ओके, इट्स अ चैलेंज। अब लैक ऑफ नॉलेज के लिए हम ये सब कर सकते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग के ये सब कर सकते हैं, और लैक ऑफ कमिटमेंट के लिए ये सब कर सकते हैं। और ये मैंने 3 स्लाइड इसलिए स्किप करी है जल्दी जल्दी, क्योंकि ये आज आपकी एक्टिविटी है। आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड होना है, आपको 5 मिनट दिया जाता है समय। एक ग्रुप करेगा लैक ऑफ प्लानिंग में आप क्या एक्शंस लोगे, एक ग्रुप करेगा लैक ऑफ इसमें नॉलेज में क्या एक्शंस करोगे, और एक ग्रुप लेगा लैक ऑफ कमिटमेंट में आप क्या एक्शंस लोगे। तो A to J इधर, जिसके नाम फर्स्ट नेम A से शुरू होते हैं J तक। महत्त्वाचे आहे, तर आपल्याला त्यांना दर महिन्याला ब्लड टेस्ट व्हायला पाहिजे, म्हणून एक आपल्याकडनं तरी वापस त्यांना जायला पाहिजे। एक वीकली शेड्यूल्स, एक जर आपला पहिल्या आठवड्यात आम्हाला सगळ्या पेशंटचा जर आहे इन्व्हेस्टिगेशन करायचे आहे, तर पहिल्या आठवड्यात आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन करायला पाहिजे, जेणेकरून त्या इन्व्हेस्टिगेशननुसार आपण सेकंड जो आहे आपण डाएट कॉल करू शकतो। तर सेकंड जे आहे ते डाएट कॉलचं पण पाणी टेस्टवरनं आपला ऑटोमॅटिकली होईल। त्यानंतर थर्ड आहे डाएट चार्ट, त्यांना हार्ड कॉपी ॲटलिस्ट प्रोव्हाइड केली पाहिजे, त्यामध्ये डायबिटीज आणि नॉन डायबिटीज, जेणेकरून ते चार्ट त्यांना नेहमी रिमाइंडर देता येईल की नाही कुठल्या ह्याच्यात काय गोष्टी जास्त आहे आणि कुठल्या ह्याच्या गोष्टीचं आम्हाला जास्तीत जास्त सेवन करायचं आहे। ती गोष्ट आपल्याला जी आहे थर्ड प्लॅनिंगमध्ये लक्षात ठेवायची आहे। फोर्थ आहे की डेली प्लॅनिंग। डेली प्लॅनिंगमध्ये काही गोष्टी आहेत की जे आपल्याला भरपूर प्रमाणात घ्यायचे आहेत, जसं मॅडमने सांगितलं की वरण आणि प्रोटीन इंटेक्समध्ये जसं आपण सांगतोय की डेली ॲटलिस्ट बायोलॉजिकल प्रोटीन्समध्ये एग्स सकाळी आणि संध्याकाळी जे आहे ते आपल्याला घ्यायलाच पाहिजे। ही जी प्लॅनिंग आहे ती त्यांना जर करून दिली तर कुठंतरी मालनरिशमेंट त्याच्यामुळे कमी होईल। तर या गोष्टीची प्लॅनिंग त्यांना आपल्याला त्यांच्याशी चर्चा करून इझिली करता येईल आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जे आहे त्याचा फायदा डेफिनेटली होतोय। आणि फिफ्थ जे आहे ते आहे वीकली प्लॅनिंग। वीकली प्लॅनिंगमध्ये प्रोटीन तसंही कमीच जात आहे, तर भरपूर सारे नॉन व्हेजिटेरियन जे आहेत पेशंट असतात की जे वेडनेसडे आणि सॅटर्डेला नॉनव्हेज खातातच, तर त्या प्लॅनिंगनुसार जर त्यांना आपण किती प्रमाणात नॉनव्हेज आपल्याला घेता येईल ते जर आपण त्यांना प्लॅनिंग करून दिली तर डेफिनेटली त्या दिवशी तरी त्यांचं ॲडिशनल प्रोटीन इंटेक जाईल आणि कुठेतरी आपल्याला माल नरिशमेंटवर आपल्याला कंट्रोल करता येईल। आणि 6 पॉईंट जो आहे तो सॉल्ट आणि फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड। तर यामध्ये जर आपण त्यांना एक वॉटर बॉटल एक तर सेंटरकडनं प्रोव्हाइड केली किंवा त्यांना परचेस करायला सांगितली, प्लस सॉल्ट करता मॅडमनी मगाशी सांगितलेलं आहे की ऑनलाईन ऑलरेडी चमचे अवेलेबल्स आहेत मेजरमेंट्स ऑफ त्यानुसार, ते जर आपण त्यांना अरेंजमेंट करून दिलं किंवा त्यांना परचेस करायला लावले, या 2 गोष्टीवर डेफिनेटली कंट्रोल होईल आणि काही गोष्टी आपल्याला डेफिनेटली त्याचा फायदा आपल्या पेशंटला डेफिनेटली मिळेल। हे महत्त्वाचे पॉईंट्स बघा। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी और उनके किचन तक पहुंचूंगी, और ये मैंने कुछ टिप्स दिए हैं कि आप उनके
दिखेगा, नज़र में आएगा। वैसे आपने ऑलरेडी कहा है कि हम उनको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी देंगे उनकी डाइट प्लान का, पर वहाँ चिपका के रहेगा। चिपका के रहने से क्या होगा, हर मेंबर ऑफ द फैमिली को याद रहेगा कि अरे इनका ये डाइट प्लान फॉलो करना है अपने को, या जो कुकिंग करते हैं उनको भी ध्यान में आएगा अरे ये बनाना नहीं है मुझे, ठीक। या फिर हम पिल बॉक्सेस क्या होता है, दवाई की डब्बियाँ। तो पिल बॉक्स को भी हम यूज कर सकते हैं कि ये दवाई के साथ ये मील अगर खाया जाए तो इजी होगा। फिर हम कैलेंडर्स का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, इस हफ्ते को मैं ग्रोसरी शॉपिंग जाने वाली हूँ, तो ग्रोसरी शॉपिंग की जो लिस्ट है वहीं से शुरू करो कि मील प्लानिंग क्या होगा पूरे हफ्ते भर का, कि एक दिन में हम मेथी की सब्जी खाने वाले हैं, या एक दिन में, या जैसे बुधवार और शनिवार को नॉनवेज खाने वाले हैं। तो उस हिसाब से मील प्लानिंग करके आप उनको एनकरेज कर सकते हो टू स्टिक टू द डाइट प्लान। और लास्ट है कि फैमिली मेंबर्स को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। कौन खरीद रहा है? जैसे काफ़ी घरों में 50 किलो के क्या प्रॉब्लम हुआ 50 किलो के गेहूँ तांदूल आते हैं, है ना, गांव से आते हैं। फिर उसका वो कैसे विभाजन करते हैं कि जितना चाहे उतना उठा लिया चावल और बना लिया चावल। नहीं, वैसे नहीं चलेगा अभी। यू हैव टू प्लान। जैसे मैम ने कहा 1 लीटर तेल एक पर्सन के लिए 1 महीने के लिए। आप हमारे पंडित को करके दिखाओ, करके चैलेंज में करने वाली हूँ क्योंकि वो समोसे जब बनाते हैं तो 1 लीटर वही खत्म हो जाता है। आई गेस समोसे बंद। नेक्स्ट ग्रुप लॅक ऑफ नेहमी आपण टेक्निशियन जितके असतात ते असं नाही की डायट सांगतात कमी पाणी घ्या, कमी मीठ घ्या, पण कमी म्हणजे किती हा प्रश्न आज मॅडमनी आपल्याला सांगितलाच आहे की कमी म्हणजे किती घ्यायचा. तर याच्यामध्ये त्याला कमिटमेंट केलं पाहिजे की कमीमध्ये मी किती घेऊ. त्याला एक कमिटमेंटसाठी आम्ही हे काढलं एक सॉल्ट पूर्ण दिवसातून 5 ग्राम घ्या. हे तुम्ही कसं घेता हे डिपेंड तुमच्यावर करतं. फक्त 5 ग्राम केलं पाहिजे सॉल्ट तुम्हाला. तर हे कमिटमेंट. आणि याचं 5 ग्रामचं स्पून असतं जे इझिली अवेलेबल असतात ॲमेझॉनवर, ते मागवू शकतो तो. त्याच्यानंतर आहे वॉटर बॉटल पण ते आम्ही थोडंच पाणी पितो, पण थोडं पाणी म्हणजे किती पितो. थोडं पाणी दिवसभरातून 2 लिटर जवळ होतो. आणि नेक्स्ट डे जेव्हा डायलिसिसला येतो तो 4 लिटर वेट गेन असतं त्याचं. त्यासाठी आम्ही एक त्याला कमिटमेंट म्हणून वॉटर बॉटल हे केली, सजेस्ट केली. 750 ml एक वॉटर बॉटल ती घेऊन ठेवली त्यांनी. ते त्याला 2 दिवस चालवायची आहे. तर हे एक कमिटमेंट म्हणून त्याला एक बॉटल ठेवायला पाहिजे आपल्या हाताने आपल्याजवळ. आणि थोडं पाणी पिण्याच्या ऐवजी ॲटलिस्ट मोजून पेलं तो त्याला कळून जाईल की मी 2 दिवसात किती पाणी पित आहे. माझ्याकडून तर मी सांगणार की एखादा पेशंट जो सगळं काही पाळतो म्हणजे व्यवस्थित पाळतो, तो त्या पेशंटला दुसऱ्या पेशंटची थोडंसं म्हणजे सांगून दाखवायचं की बाबा नाही हा पाळतो आणि हा वेट गेनचं म्हणजे 2च लिटर वाढतो वजन, याला दम नाही लागत किंवा याला एनिमिया दिसत नाही, जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते कमी असतात. तर ते दुसरे पेशंट त्या पेशंटकडनं थोडं लर्न करते, असं माझ्या मते. ये मॉडलिंग हुआ जो मैंने बताया था कि ये रोल मॉडल है आपका, और बाकी सब पेशेंट इस मॉडल को देख के फॉलो कर सकते हैं. वेरी गुड. त्याला सांगू शकतो की आपण उष्णता काय होतं, आपण चर्चा करतो ना तेव्हा आपल्याला वाटतं चर्चेपुरतं आहे. ते चर्चेपुरते नाही. तुमच्या आयडिया इतक्या चांगल्या आहेत की उद्या डायलिसिस युनिटमध्ये जाणार ना ते इम्प्लिमेंट करा. आणि तुम्ही इम्प्लिमेंट करा आणि कोणाला सांगा ते इसका वीडियो बना दो, जरा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो आके नेक्स्ट टाइम सबके साथ में शेयर करिए. ऐसी आइडियाज मरने मत देना, इम्प्लीमेंट करो. क्या एक आध बार गलती होगी, एक बार में फेल हो जाएगा, तो कोशिश करते रहोगे तो वो मॉडल हो जाएगा. वेरी गुड. मला सांगायचं होतं की त्या पेशंटला म्हणजे 6-7 वर्ष डायलिसिसला झाले असेल त्या पेशंटला, आणि सांगते की त्याची लाईफ कशी वाढली. हा पेशंट आमच्याकडे 7 वर्षापासून म्हणजे भरपूर सारे पेशंट म्हणतात की लाईफ ह्याच्यामध्ये 2 वर्ष आणि 1च वर्ष आहे. याच्यामुळे लाईफ कशी वाढली त्यांच्या डाएटरी त्यांच्या प्लॅनिंगमुळे. देन आम्ही हे सांगू त्यांना कमिटमेंट की बाबा तुम्हाला समजा काही प्रॉब्लेम येत असेल तुम्ही ॲपवरती जा किंवा गुगलवरती जा. भरपूर सारे त्याच्यावरती व्हिडिओज आहेत किंवा त्याच्यावरती माहिती आहे ती शोधा तुम्ही. देन फॉस्फरससाठी तसंच सरांनी जसं सांगितलं की यासाठी तर फॉस्फरससाठी सुद्धा तुम्हाला डायटरी आपल्याकडे डायटिशियन असतात, ते काउन्सिलिंग तुम्ही करा. त्यांच्याकडून काहीतरी कमिटमेंट करा की आम्हाला फॉस्फरस असंच द्यायचं आहे.
देन आपण ज्या काही टेस्ट करतो, जसं ललित सरांनी सांगितलं की आपण टेस्टिंग करतो, अल्ब्युमिनची टेस्ट करतो प्रोटीन बघण्याकरता. तर प्रोटीन हे तुमच्या याच्यावरती तुमचं लिव्हर कसं फंक्शनिंग करत आहे त्यावरती तुम्हाला कमिटमेंट स्वतःसोबत करायची की आपल्याला एवढं प्रोटीन घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला नॉर्मल प्रोटीन तुम्हाला 1.2 ग्रॅम पर के-जी करायचं आहे की आता लिव्हर माल फंक्शनिंग आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रोटीन कसं घ्यायचं आहे हे त्यावरती डिपेंड असते. ते तुम्हाला कमिटमेंट करायचं आहे डायटिशियनसोबत. देन प्रोटीन तुमचं कमी आहे हे तुम्हाला तसंच पेशंटच्या बाजूच्या पेशंटवरती तुम्हाला सांगता येते की सर हे बघा तुम्हाला नेहमी तुम्हाला एडिमा राहतो आणि नुसतं तुम्हाला तुमचा एडिमा त्या वॉटरमुळेच नाही तर प्रोटीन सुद्धा कमी असल्यानंतर सुद्धा एडिमा येतो. तर या पेशंटला तुम्ही बघा, या पेशंटला बघितल्यानंतर तुम्हाला एडिमा दिसत नाही ना पाण्याचं इंटेक जास्त दिसत तुमच्या पोटावरती जो फुगारा आहे तो फुगारा तुमचा प्रोटीनमुळे. तो एक कमिटमेंट आपण एक करू शकतो की बाजूच्या पेशंटला की हा बघा कसा फिट आहे, तुमचं प्रोटीन कमी असल्यामुळे तुम्ही का बरं असे आहे ते आपण करू शकतो, त्यांना सांगू शकतो. व्हेरी गुड. एक कमिटमेंट अजून मला असं वाटतं केलं पाहिजे, म्हणजे मी स्वतःसाठी पेशंटसाठी नाही. आज ते 1 लिटर तेल एक महिन्यामध्ये यूज करायचं तर हा पण कमिटमेंट मी आसपासूनच करतो. आज ते 15 लिटरचं तेलाचं ते डब्बे मी माझ्या घरी मेन आहे ऍक्च्युली मी 5 लिटर आणली तर ती महिन्याभर चालणार. पैसे वाचतील. How can we use positive reinforcement for commitment? जैसे एक आधे पेशेंट ने अगर उसका पानी का इंटेक कंट्रोल किया तो आप उस दिन उसको पॉजिटिव reinforcement दे सकते हो क्या? चॉकलेट देंगे उसको, चॉकलेट देंगे, चॉकलेट में पोटेशियम है या कुछ फॉस्फोरस है. कुछ तो देंगे, अच्छी चीज देंगे ताकि वो नाही, हे बघा एप्पल दो, उस दिन उसके साथ एप्पल खाओ. तो प्रत्येक वेळेस पेशंट यायचा आणि असं नाही की ब्रेथलेसेस यायचा. तर त्याला आपण यावेळेस आता तो आला आणि त्यानंतर तो ब्रेथलेसेस नाही आणि एकदम कम्फर्टेबल आहे, त्याला आपण हे कमिटमेंट होतो हे बघा तुम्ही हे केल्यामुळे हे असं झालं. आता तुम्हाला 3 ते 4 डायलिसिस वीकली सुद्धा आम्ही पेशंट मी स्वतः बघितलेले आहेत की याचे 3 नाही 4 डायलिसिस करा असे रेफरल आम्ही सेंट्रल लेवलचे पेशंटचे मागवले आहेत. हे बघा हे तुमचं एक कमिटमेंट केलेलं तुमचं हे भेटेल पॉझिटिव्हिटी. तुमचे 3 डायलिसिस नाही तुम्ही 2 डायलिसिस केले तरी तुम्हाला श्वासाचा तुम्हाला त्रास होऊ शकत. So you use positive reinforcement and negative reinforcement कि तुम्हारे 4 डायलिसिस होने वाले अभी है ना. पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आप लोगों ने जो बताया ना बहुत इम्पोर्टेंट है. जब कोई आदमी सही काम करता है जिसका उसको फायदा हो रहा है तो अगर आपने उसको बताया कि ये काम किया उसका तुमको फायदा हुआ है और ये अब उसी वक्त बताया तो फिर वो एसोसिएशन यहाँ पे माइंड सेट हो जाता है. तो जरूर बताना जब कोई आदमी सही काम करता है उसी वक्त तो उसको बोलना कि तुम्हारा काम बिल्कुल सही रहा है इसमें तुम्हारा फायदा होगा. क्राइसिस काफी बार ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ क्राइसिस हो. जैसे सडनली हमारे यहाँ एक पेशेंट था, उसके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो एडमिट हो गए. तो पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो एडमिट हो गए इसलिए उसकी जो मदर इसका पूरा खाना बनाती थी, देखभाल करती थी, मदर उसमें बिजी हो गई. राइट. तो इसकी तरफ भी ध्यान चला गया और फिर ये पेशेंट का भी कंडीशन एकदम खराब हो गया. सो यू शुड आइडेंटिफाई क्राइसिस लाइक दिस इन टाइम ऑफ कमिंग. थर्ड ग्रुप आपली भाषा कम्फर्टेबल आहे कारण आपण इंग्लिशमध्ये नॉलेज देत आहे किंवा मराठीत देत आहे, तो हिंदी साइडर पेशंट आहे तर त्याला ते समजणारच नाही. त्याच्यामुळे त्यांची लँग्वेज आणि कम्फर्टेबल लँग्वेजमध्ये पण इतके डिफिकल्ट शब्द असतात जे मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये पण असतात, तसं आपल्याला नॉर्मल पर्सनला पण कधी कधी नाही कळत. तर त्यांच्याच लँग्वेजमध्ये जर आपण त्यांना समजावून सांगितलं तर ते जास्ती त्यांना बेनिफिट किंवा कुठले एक्झाम्पल्स देऊन समजावून सांगितलं तर ते लवकर कळतील. सेकंड आहे पेशंटची आयडिया. पेशंटला किती नॉलेज आहे हे माहिती असणं गरजेचं आहे कारण त्याला जे नॉलेज आहे तेच आपण रिपीटेडली देत आहे तर त्याला काही अर्थ नाही आहे. म्हणून जर त्याला ज्या गोष्टीचं नॉलेज आहे त्याच्यामध्ये त्याचं ऐकून घेतलं तर फक्त काही पॉईंट्स ॲड करावं लागते, खूप डिटेलमध्ये त्याला सांगायची गरज नाही पडणार. थर्ड आहे की त्याला स्कोप काय आहे नॉलेजचा, त्याच्याकडे काही बुकलेट आहे का न्यूट्रिशनची किंवा आपण त्यांना डाएट प्लॅन दिलेला आहे का किंवा मोबाईलचा यूज करत आहे का. मग मोबाईलमध्ये पण त्यांनी जर काही पॉईंट्स आणले तर ते आपण त्यांना रेक्टिफाय करून दिले की हे खरंच बरोबर आहे. जसं मॅडमने सांगितलं की लो प्रोटीन खा, पण ते लो प्रोटीन आपल्यासाठी नाही आहे, इंडियन लोकांसाठी नाही आहे, तर ते त्यांना माहिती पाहिजे. तर ते आपण स्कोप बघू.
We want to hear your voice. शुभांगी सांग ते शुभांगीला द्या सांग शुभांगी बताओ सब इम्पोर्टेंट है डायलिसिस पेशेंट के लिए पानी। अपन सबको बोलते हैं कम पीना, लेकिन पेशेंट बोलता है मेरे को तो यूरिन आउटपुट आता है, तो अपन उनको बोल सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात करो, मेरे को यूरिन आउटपुट है इतना आ रहा है पर डे, तो आपका वो पानी बढ़ा सकते हैं। तो डायलिसिस पेशेंट के लिए तो गोल्ड हो गया। और एक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे डायलिसिस युनिटमध्ये तुम्ही नाही का पेशंटशी रिगार्डिंग एक ॲक्टिव्हिटीज करायची मंथली एकदा तरी त्यांना म्हणायचं की प्रोटीनशी रिगार्डिंग तुम्ही काहीतरी रेसिपी बनवून घेऊन या आणि डायटिशियन तिथे बसेल, टेक्निशियन बसेल, थोड्या ते पण खाणार सगळे पेशंट आणि आपण पण त्यांची टेस्ट करून बघायची, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्लस मायनस काही करता येते म्हणजे ॲक्टिव्हिटीज। मॅम पेशंटचं फायनान्स याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतं, कारण गरीब पेशंट असेल ज्याच्याकडे 15-20 हजार रुपये मंथली सॅलरी आहे, त्याला आपण रोजचं पनीर खा म्हटलं तर तो अफोर्ड नाही करू शकणार। तर पनीर जर का आपण बाजारातून विकत घेतलं तर महाग घरी पडतं। एक लिटर दूध किती रुपयाला मिळतं? 28 अरे माझ्याकडे दुकान आहे किराणा पनीर can be made at home. 58 रुपये 60 रुपये। 1 लिटर दुधामधून पूर्ण माणसाला पुरेल दिवसभराचं 2 दिवसाचं असं पनीर बनतं आणि घरी पनीर बनवणं एकदम सोपं फक्त आणि त्याचं जे पाणी निघतं that is very rich in whey protein. The water which comes out when you make paneer, that is whey protein. उसको फिर आटा गूंदने के लिए यूज करो या दाल में यूज करो। सगळ्यात स्वस्त याच्यामध्ये पेशंटला सांगण्यासारखं म्हणजे सगळ्यात स्वस्त प्रोटीन म्हणजे अंड। रोज 2 अंडी खाल्ली की त्यांना ते पाहिजे तेवढं प्रोटीन मिळतं। सोयाबीन ऍड करणं आणि मग मेन म्हणजे रेसिपी आपण सेम वस्तू रोज खाल्लं तर त्यांना बोर होतं, तर रेसिपी वेगळ्या टाईपच्या रेसिपी आपण त्यांना जर सजेस्ट केलं रेसिपीज करता आम्ही पेशंटच्या रिलेटिव्हजला सांगतो, तर ते त्यांच्या नातेवाईकांना तेवढं काउन्सिलिंग केलं, लेडीज असेल कोणी सोबत, तर ते नवीन रेसिपी गुगलवर सर्च करून इझिली मिळून जातं। सोबत वॉटर कंट्रोलसाठी वेगळ्या टिप्स असतात, जसं उन्हाळा आहे तर आईस क्यूब बनवून ठेवतो किंवा सिप्स ऑफ वॉटर कसं घ्यायचं, जर आपण चहा घेत आहोत तर ते कसं मायनस करायचं आपल्या वॉटर बॉटलमधनं, तर त्या सर्व गोष्टी त्यांना जर दिलं तर ते जे त्यांच्या डोक्यामध्ये आयडिया असते की मी 1 लिटर पितो पण बाकीच्या सर्व गोष्टी बघून जे 1.5-2 पर्यंत जातो ते आपण कंट्रोल करू शकतो। आणि ह्या आयडिया त्यांना माहिती असतं सर्व, असं नाही की त्यांना याचं नॉलेज नसतं, पण त्यांना त्याचा फायदा काय होत आहे हे त्यांना आपण एकदा सांगितलं की लगेच कळतं। खूपदा पेशंटना असं वाटतं की मॅम म्हणतात ते की घसा सुकून येतो, तोंड वाळतं, आपण त्यांना ती पण एक आयडिया देऊ शकतो की तुम्ही 1 ग्लास पाणी घ्या, चिल्ड वॉटर घ्या, गार्गल्स करा, गार्गल्स करून ते पाणी घ्या आणि शेवटचा घोट तुम्ही गिळून घ्या, म्हणजे तुम्हाला ते सॅटिस्फॅक्शन होईल की तुम्हाला मी पाणी प्यायला होतं। Very good. All wonderful tips. These are some tips from my side that you can make exchanges that they can be aware of. Menu plans बना सकते हैं उनके लिए अलग-अलग, जैसे मैंने बताया मील प्लानिंग, और प्रायोरिटी सेट करना है, किसी का पोटेशियम बढ़ा है, किसी का एल्ब्यूमिन कम है, किसी का फॉस्फोरस बढ़ा है, तो उस तरीके से आप उसका प्लानिंग करो, उसकी नॉलेज बढ़ाओ। और फिर सोशल ईटिंग और फूड ईटिंग हैबिट्स। इसके साथ हम आज का सेशन बंद करते हैं।